एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे हायर परचेज के एमसीक्यू। हायर परचेज के एमसीक्यू करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रेता हिरास काटता है, तो हायर बायर होता है वो हिरास को काटता है, तो इसे बोलते हैं हायर बायर। ठीक है, क्योंकि क्रेता ही तो हम लोगों की संपत्तियों को खरीदता है, तो वो हिरास कौन से मूल्य पर काटता है ये पूछा गया है। संपत्ति के किराया क्रय मूल्य पर, हायर परचेज प्राइस पर, इसे बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। इसे बोलते हैं संपत्ति का नगद मूल्य, या फिर इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में कैश प्राइस पर। ठीक है, और इसमें सी ऑप्शन में लिखा है दोनों में से जो कम हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हम लोगों का ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन, संपत्ति के नगद मूल्य पर। ठीक है, क्योंकि संपत्ति के नगद मूल्य पर ही हिरास काटा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि किराया विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। तो किराया विक्रेता द्वारा, जैसे मान लो कि एक आदमी है राम, ठीक है, राम नाम का एक आदमी है, राम ने श्याम से एक कार ली है। ठीक है, श्याम के पास एक कार है, वो उसने किससे ली है? श्याम से। अब उसने जो है राम इसकी एक एक किस्त इसको किस्त देता है। ठीक है, एक एक किस्त, मान लो कि 5,000 की एक किस्त देता है, हर साल एक एक किस्त हर महीने देता है इस हिसाब से। अब मान लो किसी भी वक्त में मान लो श्याम ने कोई किस्त नहीं दे पाई, तो क्या करेगा? श्याम अपनी कार को वापस ले लेगा। तो वो वापस लेने में किस खाते में वो उस संपत्ति को हस्तांतरित करेगा ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किराया विक्रेता खाते में करेगा। ठीक है, हस्तांतरित जो करेगा वो सी ऑप्शन में करेगा, किराया विक्रेता खाते में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति की दशा में हायर परचेज मेथड, इसे बोल सकते हैं हायर परचेज मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, की दशा में संपत्ति खाते को डेबिट किया जाता है। तो संपत्ति खाते को डेबिट किया जाता है कौन से मूल्य से? तो वो मूल्य पूछा गया है, तो हम लोगों से वो मूल्य पूछा गया है, किराया क्रय पद्धति में की दशा में संपत्ति खाते में को डेबिट किया जाता है कौन से मूल्य से? तो वो किया जाता है रोकड़ मूल्य से। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है। किराया क्रय पद्धति में बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है, तो वो हस्तांतरित किस में किया जाता है? तो वो हस्तांतरित किया जाता है किराया क्रय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। उसका जो राइट आंसर है वो है ई ऑप्शन, किराया क्रय खाते में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता के द्वारा ब्याज की राशि को क्रेडिट किया जाता है। किसके खाते में क्रेडिट किया जाता है? किसके द्वारा? क्रेता के द्वारा। मान लो हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ क्रेता को बोलते हैं हायर बायर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हायर बायर की पुस्तकों मान लो एंट्री डालती है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ब्याज की एंट्री, तो ब्याज की एंट्री हम लोग क्या डालते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 में उस पक्ष को क्रेडिट करते हैं जिसको हमें देना है, अभी दिया नहीं है लेकिन देना है, तो हायर वेंडर। तो देखो कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है? हायर वेंडर खाता। तो इसमें क्या लिखा है? किराया विक्रेता खाते में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, किराया विक्रेता खाते में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन खरीदने और बेचने की प्रणाली है? तो खरीदने और बेचने की कौन सी प्रणाली होती है? एक तो नगद और उधार, ये दोनों है, और एक नई पद्धति हम लोग इस चैप्टर में सीखी है, किस्त भुगतान पद्धति, ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय मूल्य हमेशा ही रोकड़ मूल्य से अधिक होता है, क्योंकि किराया क्रय मूल्य में क्या शामिल होता है? तो किराया क्रय मूल्य में किराया शुल्क शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, तो किराया क्रय शुल्क शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया शुल्क के अंतर्गत निम्नलिखित व्ययों को शामिल किया जाता है। तो मतलब कौन से व्यय किराया क्रय मूल्य में, किराया क्रय शुल्क में आते हैं? तो वो मूल्य जो है वो खर्चे आते हैं। माल की कीमतों का भुगतान किस्तों में होगा। ठीक है, माल के सुपुर्दगी देने के लिए पंजीयन, इसका भी भुगतान हो सकता है, और बीमा व्यय भी हो सकते हैं, प्रीमियम के भी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को इसके सवाल अगर आप लोग कहिए तो मैं आप लोगों को कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए इसकी वीडियो बना दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सभी को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं हैं? तो किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं कौन सी हैं? माल की उधार बिक्री, क्रेता का स्वामित्व, सुपुर्दगी का भुगतान, ये तीनों बातें इसमें
सही हैं, क्योंकि माल की उधार बिक्री भी होती है, क्रेता का स्वामित्व भी उसमें नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी तो उसको मिल जाती है, मान लो कोई चीज़ ले तो यूज़ तो कर लेता है, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता है जब तक उसने लास्ट किस्त का भुगतान नहीं कर दिया होता है। उसके बाद सुपुर्दगी पर भुगतान, ये भी बात सही है। सुपुर्दगी पर मतलब कि कुछ में मान लो कि हम लोगों ने एक कार ली और कार में मतलब कि मान लो 1 लाख रुपए नगद में जमा कर दी और शेष की हमने किस्तें बना ली, तो इनिशियल पेमेंट, ये भी बात सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इनमें से सभी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस प्रणाली, मतलब इस प्रणाली का मतलब है हायर परचेज सिस्टम में माल बेचने वाले यानी कि विक्रेता, मतलब विक्रेता को बोल सकते हैं हायर वेंडर को लाभ कैसे मिलता है। तो लाभ उसे कैसे मिलेगा, उससे खरीदार जो उसके पास बार बार किस्तें देने आएगा तो उससे घनिष्ठ संबंध होंगे, ठीक है। बिक्री में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, जब वो बार बार उसमें जो हायर वेंडर के पास आएगा किस्तें देने तो उससे घनिष्ठ संबंध भी बनेंगे, बिक्री में उसकी बढ़ोतरी भी होगी। मान लो किसी के पास पेमेंट नहीं है इतना कि वो तत्काल भुगतान कर सके, तो वो धीरे धीरे करके भुगतान करते हैं। ये दोनों बातें हायर परचेज सिस्टम में एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई और बी दोनों, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति से माल खरीदने वाले व्यक्ति को हानि कैसे होती है। तो किराया क्रय पद्धति से माल खरीदने वाले मतलब कि हायर बायर को हानि कैसे होती है। तो पढ़ते हैं हम लोग, माल खोने का डर बना रहता है, ये भी बात सही है, क्योंकि उसने मान लो कोई किस्त नहीं दे पाई तो उसको गाड़ी उसकी मान लो चली जाएगी, कोई चीज़ चली जाएगी जो चीज़ उसने ली होगी। माल का स्वयं पर पूरी तरह से अधिकार ना होना, ये भी बात सही है, क्योंकि अधिकार उसको तभी होता है जब वो लास्ट तक किस्त का भुगतान कर देता है। और अधिक राशि का भुगतान, ये भी बात सही है। मान लो उसने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई, और मतलब कि इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी, ठीक है। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस्तों का भुगतान किया जाता है। तो किस्तों का भुगतान हम लोग किस प्रकार सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की क्षमता के अनुसार हम लोग किस्त बनवाते हैं, ठीक है। तो वार्षिक भी बनवा सकते हैं, साप्ताहिक भी बनवा सकते हैं, मासिक भी बनवा सकते हैं। तो इनमें से सभी हो सकता है, किस्तें हम लोग किसी भी प्रकार से बनवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस्त भुगतान पद्धति एवं किराया क्रय पद्धति जैसे प्रश्नों में ह्रास, जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, की गणना करने के लिए विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? एक है हम लोगों की घटती शेष पद्धति और इसे बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं घटती शेष पद्धति, और उसके बाद बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। तो ये दोनों विधियां हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई और बी दोनों। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन किराया क्रय पद्धति के उदाहरण से संबंधित है। तो किराया क्रय पद्धति के मतलब कि हायर परचेज में कौन से संबंधित है? माल चोरी का डर, यही बात गलत है। बिना पैसे की माल प्राप्ति, ये बात सही है। और माल लेने के बाद पैसा ना चुकाना, ये भी बात तो बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी बात गलत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। और उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराया क्रेता के पास डैश डैश का विकल्प होता है, माल को लौटाने का, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं सामान चोरी करने का, ये भी बात गलत है। धोखाधड़ी करने का, ये गलत है। झूठी शिकायत करने का, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माल को लौटाने का विकल्प होता है। मान लो उसके पास किस्त नहीं दे पा रहा है वो, तो वो माल लौटा सकता है, ठीक है। तो आज मैंने इसके कुछ MCQ कराए हैं, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसके और भी MCQ कराऊँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और जिससे कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो मिलती है। थैंक यू फॉर एवरीवन।